हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आप लोगों के सामने कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ और कंप्लीट थ्योरी के साथ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन के अंदर एनटीएससी के एग्जाम और कई तरह के ओलंपियाड एग्जाम्स को भी यहाँ पे कवर करते हैं। सारा बेस्ट कंटेंट आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये वीडियो है काम की 7th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वही है इंटीजर्स, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 मतलब जहां पे मैंने इंटीजर्स आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए थे। उन 30 क्वेश्चंस वो सारे के सारे बेस्ड थे प्रॉपर्टीज के ऊपर। और यहाँ पे जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक इंटीजर्स है उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर किया है। तो बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं अराउंड 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे इंटीजर्स के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि ये वेराइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बन सकती है। ठीक है, तो सारी कंप्लीट वेराइटी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और सब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो इसका पहला पार्ट था वो सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स तक, या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 4 to 5 मार्क्स तक भी आप लोगों को आपके स्कूल एग्जाम में ये वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट देते जाइएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल इस वीडियो का क्या है? तो 7th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो पहला सवाल है वो सिंपल सा, मैं कहूंगा 3 मार्क्स का सवाल इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में से। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -15। ये कह रहा है कोई 2 इंटीजर्स ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे, सम करने पे -15 आ रहा है। तो ऐड करने पे -15 आ रहा है मतलब सम की बात कर रहे हैं। सम वर्ड को अच्छे से अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन करके रख लो। सम का मतलब होता है एडिशन। तो कोई 2 इंटीजर्स हैं जिनका सम करने पे -15 है। अगर उसमें से एक नंबर 9 है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। जो भी डाटा हमें गिवन है उस गिवन को कंप्लीट तरीके से आप यहाँ पे पहले दिखाइएगा। वन नंबर आउट ऑफ 2 या 1 नंबर इज पॉजिटिव 9। ठीक है, तो एक नंबर अगर 9 है तो लेट द अदर नंबर, क्योंकि दूसरा नंबर हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है। तो लेट द अदर नंबर बी x। हम एक नंबर को 9 मान लेते हैं, दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मैं यहाँ पे हर एक वर्ड लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में, यहां पे इन्होंने कहा है सम ऑफ दिस 2 नंबर्स 9 + x इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया है -15। क्लियर है? तो 2 चीजों को सम करने पे हमारा जवाब -15 आ रहा है। अब हमने पढ़ा है यहां पर कि जब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये x को यहीं छोड़ दो क्योंकि x पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे सिर्फ x निकालना है, पॉजिटिव x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव में मुझे दिख रहा है, अकेला x दिख रहा है, इस x को यहाँ छोड़ दो। x एक वेरिएबल है, 9 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उठा के -15 के पास ले जाओ। तो ये x अगर यहीं रहेगा तो LHS से ये 9 जब RHS की तरफ जाएगा तो -15, और ये 9 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -9। दैट मीन्स हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? तो आपने इंटीजर्स में पढ़ा है जब 2 सिमिलर साइन होते हैं, तो नंबर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 24, और साइन जो यूज किया था वो वैसे का वैसे ही यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे -24 आएगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में
मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वालिटी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चंस आप लोग वॉच करना चाह रहे थे और वो उसमें पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। तो x की वैल्यू अगर -24 होगी तो यहां पर हमारा दूसरा नंबर अगर 9 होगा तो -24 + 9 करेंगे, हमारा आंसर -15 आ जाएगा। अब यहां पे मैम एक ट्विस्ट डाल सकती हैं, तो वो भी मैं कवर कर देता हूं। ट्विस्ट कैसा आ सकता है? ट्विस्ट ये आ सकता है कि वो बोलेंगे आपने जो आंसर निकाला उसको वेरीफाई करो, तो वेरिफिकेशन भी आपको आना चाहिए। अब वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन मतलब हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जो हमने -24 ली थी और हमने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई हुई है इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं, मतलब अगर एक नंबर इफ वन नंबर इज 9, इफ वन नंबर इज 9, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर एक नंबर 9 है ना, एंड जैसा हमने पता किया है अदर नंबर इज -24, इफ, ये इफ चल रहा है। ठीक है, तो इफ वेरिफिकेशन के समय इफ का बहुत बड़ा यूज है। अगर ऐसा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो सम ऑफ 9 एंड पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 9 + -24। अब क्योंकि बड़ा नंबर 24 है, 24 के साथ नेगेटिव का साइन है और 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब मैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, तो ये आ रही है 9 - 24 प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज माइनस। उन्होंने सम करने को बोला था तो हमने दोनों इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर प्लस मल्टीप्लाइड विथ माइनस विल गिव यू नेगेटिव साइन। 9 - 24 आप देखेंगे यहां पे आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, वो भी 15 आएगा, तो ये आपका आंसर आ रहा है हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया? इन्होंने तो बोला ही था ना, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -15, तो 9 - 24 करने पे -15 आ रहा है, तो ये वेरिफिकेशन का पार्ट था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसलिए इसको हमने रेड पेन से सॉल्व किया है और ब्लू पेन से हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन दिखा दिया। क्वेश्चन में ये ट्विस्ट नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं कि स्कूल एग्जाम में ये ट्विस्ट आ सकता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर एंगल से क्वेश्चन देखने का नजरिया कैसा रखना है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया यहां पर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड -6 इज -5। देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोला है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये बात कर रहा है दो नंबर्स के बीच के सब्ट्रैक्शन की। डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर, ठीक है, एन इंटीजर मतलब कोई एक इंटीजर है, एन का मतलब 1 है ना, तो यहां पे हम सिंगुलर नंबर के लिए यूज कर रहे हैं एन। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड -6, ठीक है, तो let the integer be x। सर इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप x ही क्यों ले रहे हो? -x या -y या -z या -p क्यों नहीं ले रहे? भाई वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, पहली बात। दूसरा, हम हमेशा वर्ड जो वेरिएबल लेते हैं वो पॉजिटिव इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये आंसर खुद ही नेगेटिव दे देगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो आंसर निकालते समय ये खुद ही नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, देखिएगा इंटीजर मैंने x माना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आंसर खुद निकल के आएगा। तो लेट द इंटीजर बी x, ठीक है, एंड गिवन नंबर, और जो दिया हुआ नंबर है गिवन नंबर इज -6, ये नेगेटिव इंटीजर उन लोगों ने दिया है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, अब देखना दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, और ऑलरेडी -6 जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब 6 की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ both numbers is
-5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखना, एक इंटीजर ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है, उसके साथ किसी चीज को माइनस किया जा रहा है, ठीक है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो आंसर अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो -6 की वैल्यू है ये बड़ी होगी, ये -6 आगे होगा, ठीक है, या ये अगर पीछे भी होगा तो दूसरा इंटीजर खुद पॉजिटिव है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि -6 में जब मैं -x करूंगा तो ये वैल्यू मेरी -5 आ रही है। ये ऐसा बोल रहा है दो इंटीजर्स का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो डिफरेंस वर्ड के कारण मैंने माइनस लगा दिया, -6 माइनस और x जो हमने एज्यूम किया था, इन दोनों का डिफरेंस -5 है। दैट मीन्स अब देखना यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां तो ये -6 उधर चला जाए, अगर -6 उधर जाएगा तो यहां पे हमारा +1 आएगा। बात को समझना, -6 अगर उधर जाएगा तो ये माइनस इंटू प्लस, ये -x इधर रहेगा, विच इज इक्वल्स टू -5 + 6, और -5 + 6 मतलब नेगेटिव x की जो वैल्यू है ये +1 आ रही है, ये नेगेटिव x की वैल्यू +1 आ रही है। आप बात समझ रहे हो? देखो मैंने x जबकि पॉजिटिव लिया था और मेरा जवाब जो है वो -x की वैल्यू +1 आ रही है। मुझे पॉजिटिव x देखना, अगर नेगेटिव x + 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव x जो है वो -1 होगा। साइन जो है वो चेंजेस, साइन अपोजिट चले जाते हैं, आप ऐसा समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। या ऐसा बोल लो कि एक नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है, नंबर लाइन पे 0 से जो दूरी है किसी भी यूनिट की, उतनी ही दूरी दूसरे साइड पे होती है। अगर इस साइड में +1 की तरफ जाऊंगा और -1 जाना है तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों तरफ का सेम होता है। तो ये कह रहा है कि -x अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊंगा और यूनिट जो है वो अगर +1 आता है, -x की वैल्यू अगर +1 आती है तो उसके अपोजिट साइन मतलब +x की वैल्यू -1 आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा आंसर क्या निकला सर? तो हमारा आंसर ये आया है। क्लियर है? और आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, -6 और अगर -1 करूंगा तो यहाँ पे -5 मेरा आंसर आएगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत प्यारा सा सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल एग्जाम में इस तरह की वैरायटी टीचर्स ट्विस्ट करने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए इस तरह से शब्दों का उपयोग करके दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, और लेट द इंटीजर बी x, गिवन नंबर इज -6, डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स इज -5। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर -1 आएगा। ये आंसर है, यहाँ पे सामने आंसर लिख कर आइएगा। क्लियर है? चलिए, ये आंसर नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू -1 आएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 28। दो इंटीजर्स का सम जो है वो 28 है। इफ वन इंटीजर इज नेगेटिव, ठीक है, -45, फाइंड द अदर। आप दूसरा बताइए क्या होगा। तो यहां पे देखना, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ये हमें स्टेटमेंट दिया है तो पहले गिवन पार्ट लिखना जरूरी है। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 28, ठीक है। इफ वन इंटीजर is -45, let the other integer be x। हमें नहीं पता वो दूसरा इंटीजर, तो दूसरा इंटीजर x होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो हमें गिवन थे, ये हमने एज्यूम किया, और ऐसे ही आपको हर स्टेप भी लिखकर आनी है, गिवन को अंडरलाइन, एज्यूम को अंडरलाइन। तो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन को रीड करना, जो दिया है मैथ्स कहती है मैं जैसा बोल रही हूं वैसा करते जाओ। सिंपल है, मैथ्स जैसा बोल रहा है, यहाँ स्टेटमेंट में जैसा बोल रहा है मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। क्लियर है? तो यहाँ पे गिवन सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 28। अगर दूसरा इंटीजर, अगर पहला इंटीजर आपको -45 दिया है तो दूसरा इंटीजर जो मुझे फाइंड करना है, जो भी मुझे फाइंड करना है उसको हमेशा x ले लो।
क्लियर है? तो लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। अगर इन दोनों का मैं सम करता हूं, एक इंटीजर जो मुझे -45 दिया है और दूसरा जो x है, इन दोनों का सम कर दो, तो देखना -45 प्लस x, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐड करना था, मैंने सम कर दिया। इनका जवाब, इनका आंसर देखिए 28 है। ये कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 28। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये यहीं रहेगा, 28 के पास ये -45 जाएगा तो ये हो जाएगा +45 और x की वैल्यू फाइनली आपके सामने निकल के आ गई। तो ये आ जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 5, 6, 7, 73। तो फाइनली जो दूसरे इंटीजर की बात हो रही है जिसको हमने x माना था वो 73 आया। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, वेरिफिकेशन करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूं तो टू वेरीफाई, ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला था सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 28 और दोनों इंटीजर ले लीजिए, एक है 73, दूसरा है -45। तो इफ वन इंटीजर इज, अगर एक इंटीजर -45 है तो लेट द अदर इंटीजर, या लेट द नहीं, ये तो दिया हुआ है ना हमें, एंड इफ अदर इंटीजर इज, जो हमने निकाला 73 है, इन दोनों का सम करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन मुझे दी है वो इन्होंने कहा सम, तो -45 + 73, आपका जवाब देखिए क्या आ रहा है। तो 5 में से 3 गए, यहां बचा 2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 73 में से 45 जाएगा, तो क्योंकि बड़ा नंबर 73 है तो 73 में से अगर 45 जाएंगे तो 13 में से 5 गए, ये हुआ 8, ठीक है, और 6 में से 4 गए, ये हुआ 2, तो ये आएगा +28। देखिए हमारा आंसर भी तो +28 क्वेश्चन में बोला था, तो यही हमें वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर लिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, h.v, हेंस वेरीफाइड। आप पूरा वर्ड लिखिएगा हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना था, ये छोटा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है, दे दें कि वेरीफाई भी करो, अगर पूछा है तो करना है। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो आंसर निकाला है वो गलत है तो आप वेरीफाई खुद कर सकते हैं कि आपका आंसर निकला हुआ सही है या गलत है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -56। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने दो पीछे किए, फाइंड द अदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में अलग अलग तरीके से शब्दों का चेंज करके आपको आ सकते हैं। क्या है? सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स का जो सम है ये है -56। ठीक है, अगर एक इंटीजर, इफ वन इंटीजर इज -42, लेट द अदर इंटीजर बी, दूसरा इंटीजर क्या होगा? तो दूसरा इंटीजर हमारा x हो जाएगा। अब सम है तो -42 प्लस x कर दीजिए, तो -42 प्लस x करूंगा तो इन दोनों का सम -56 आ रहा है। इसका मतलब -42 उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -56 प्लस 42। -56 ऑलरेडी था, ये -42 उधर चला गया तो प्लस हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू फाइनली यहां आएगी, 6 में से 2 गए तो ये बचा 4, ठीक है, और 5 में से 4 गए तो ये बचा 14। अब बड़ा नंबर क्योंकि 56 था तो 42 को मैंने माइनस किया, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गए 1, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे x इक्वल टू -14, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपने वेरीफाई किया या नहीं, यस या नो।
ठीक है, जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर दिया क्लियर। 5th क्वेश्चन कह रहा है आपको द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड -9 इज 6। ये कह रहा है ऑलरेडी आपके पास दो इंटीजर है और उन दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 6 है। तो आप बताइए x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक इक्वेशन तो मैं ऐसा बना सकता हूं कि x -9 कर दो, भाई डिफरेंस कर रहे हैं ना, और ये डिफरेंस अगर 6 है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखना x माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू यहां पर आ सकती है 6 माइनस 9, और 6 माइनस 9 इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर आएगी -3। ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर मैं x को आगे ले लेता हूं, और अगर मैं x को इधर ले लेता हूं तो -9 तो एक इंटीजर दिया है और इसमें से अगर x को माइनस कर देता हूं, अभी मैंने क्या किया, x में से -9 को माइनस किया, अब मैं बोल रहा हूं -9 में से x को अगर मैं माइनस करता हूं तो अगर ये 6 है रिजल्ट, तो यहां पे देखना x की वैल्यू अलग आएगी। क्या अलग आएगी, तो -x यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे रोक दे -x को, इस -9 को 6 के पास ले जाएं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9, और 6 प्लस 9 मतलब -x की वैल्यू यहां पे आ सकती है 15। अगर -x 15 है तो पॉजिटिव x आपका -15 होगा। एक आंसर ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, एक आंसर ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो उन्होंने पॉसिबल वैल्यूज बोली थी, वो दोनों पॉसिबल वैल्यूज मैंने दे दी। x की वैल्यू या तो -3 हो सकती है, x की वैल्यू या तो -15 हो सकती है। ये नहीं बताया किसमें से किसको डिफरेंस करके 6 आया, ठीक है, इन्होंने बोला पॉसिबल वैल्यूज बताइए। तो द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर x एंड -9, ठीक है, x और -9 के बीच का कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस जो है वो +6 है। इन दोनों कंडीशन से +6 आ रहा है अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहें तो। अगर आप बोलते हैं तो मैं डेफिनेटली इसके भी वेरिफिकेशन दे देता हूं। चलिए वेरीफाई यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं लेट x इज इक्वल्स टू -3। अगर x की वैल्यू -3 है तो देखिएगा डिफरेंस, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर -3 है तो -3 यहां डाल दीजिए, इसमें से माइनस करिए -9 को। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। इसी इक्वेशन में मैंने x की जगह पे -3 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो जब ये मैं करूंगा तो ये आ जाएगा -3 प्लस 9, और -3 प्लस 9 आपको वैल्यू देगा +6। ये आ गई +6, और इन्होंने +6 ही तो बोला था, ठीक है। एक कंडीशन हमारी चेक हो गई है, लेट x इज इक्वल्स टू -15। अगर x की वैल्यू -15 है तो इस केस में इस -15 की वैल्यू को अगर मैं इधर सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा -9 माइनस -15 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हमारा निकल के आएगा -9 माइनस इंटू माइनस +15। सर ये -15 क्यों लिखा है, तो अगर आपका सवाल ये है तो देखना ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, x की वैल्यू -15 आई थी, मैं इस x की वैल्यू x की जगह डाल रहा हूं, ये नेगेटिव साइन तो अपनी जगह पे ही है, सिर्फ x की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की है। समझ आ रही है। तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर भी हमारा आंसर +6 आ रहा है। तो ये वेरीफाई भी करके देख लिया हमने। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है वो भी क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिंपल सा सवाल है, वो ये बोल रहा है कि इवेल्युएट करिए। किसको इवेल्युएट करिए, अगर -1 को मैं बहुत सारी बार मल्टीप्लाई करता हूं, कितनी सारी बार, 60 टाइम्स, 60 बारी, 60 टाइम्स अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा। देखो 1 आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो,
आंसर हमेशा 1 आएगा, ये क्लियर है। लेकिन 60 टाइम्स अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 60 टाइम्स का मतलब है कि जो -1 अकर हो रहा है, -1 इज अकरिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये चीज समझ आ रही है? और जब भी नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर करता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। देयरफॉर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। that is -1 multiplied with -1 मल्टीप्लाइड विथ -1, सिमिलर वैल्यू अगर मैं 60 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट यहां पे +1 आएगा। यहां पे कई बच्चे इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के आ जाते हैं। ये भी वर्ड प्रॉब्लम की क्राइटेरिया मैं बोलूंगा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना था, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट वो मैंने आपको बताया। बोर्ड यहां पे कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 75 टाइम्स। अगर नेगेटिव साइन, देखो 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन 75 जो है ये एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो अगर नेगेटिव साइन, इफ नेगेटिव साइन occurs odd number of times, then result would always be negative. The result will be negative. Result will be negative. इसका मतलब therefore इस चीज का जो जवाब आएगा वो आएगा -1। ये रिजल्ट है -1, इसका आंसर है +1। क्यों है +1 और -1 मैंने आपको समझा दिया। और यही चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, मतलब जहां पे मैंने प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था। तो ये जो सवाल है ये प्रॉपर्टी बेस्ड भी हो सकता है, ये जो सवाल है ये वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू भी आ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 को यहां कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15। सारे इंटीजर्स बताइए जो कि लाई करते हैं -15 से लेके +15 के बीच में। तो विच है डिविजिबल बाय 2 and 3 ऑल्सो, जो कि 2 और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो नंबर ऐसे ही बताने हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अब मेरी बात को समझना, यहां पे एक बात तो तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत यहाँ नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब देखना डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 मतलब कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है। तो कोई भी नंबर देखते ही मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर, ठीक है, तो द यूनिट प्लेस ऑफ, जो यूनिट प्लेस है जिसको आप वंस प्लेस या यूनिट प्लेस जो बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट प्लेस होती है एकदम किसी भी नंबर की, जैसे मैंने बोला 8 9 6 2 5, तो इसका यूनिट प्लेस है 5। ये वंस प्लेस बोल लीजिए या यूनिट्स प्लेस बोल लीजिए, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, ये अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर should be an even digit, वो कोई ना कोई एक इवन डिजिट होना चाहिए। इवन का मतलब ऐसा डिजिट जो 2 से डिविजिबल होता है। अगर यहाँ 5 है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसी 5 की जगह 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, ठीक है, और इसी के साथ अगर 0 भी होता, ठीक है, तो भी हम कहते कि ये पूरा नंबर 89620, 89622, 89624, 89626, 89628, अगर ऐसे डिजिट्स होते, 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है?
तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो ये रूल जो 3 के लिए यूज होता है, ये रूल ये कहता है कि जो भी नंबर तुम्हें दिया है, ठीक है, हर डिजिट कोई भी नंबर है उसका जो सारे डिजिट हैं उन सबका सम कर दो। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमें 3rd क्लास 4th क्लास में सिखाया जाता है। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, या जो भी नंबर है, should be divisible by 3, divisible by 3, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर दिया है उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम कर दीजिए। देखिएगा, अगर मान लीजिए मुझे नंबर दिया होता यही वाला जो मैंने सामने लिखा है, और मुझे ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, 8 + 9 करूंगा। तो 8 + 9 इज 17, 17 + 2 इज 19, 19 + 1, तो 19 + 1 इज 20 एंड 30। तो इसका सम टोटल, हर डिजिट का सम टोटल, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया तो सम टोटल 30 आ रहा है, और 33 के टेबल में आता है 10 टाइम्स। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, क्लियर है, और 5 से भी डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, ये 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 2 टाइम्स 6 बचा आपका 29, 3 9 टाइम्स 27 बचा 26, 3 8 टाइम्स 24, ठीक है, बचा 22, 3 7 टाइम्स 21 बचा 15, 3 5 टाइम्स 15। आप देख रहे हैं इसमें 3 का फैक्टर था, इसको जब 3 से काटा तो आंसर आया 29875। तो डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। अब सर जो क्वेश्चन दिया है, अगर इसकी हम बात करें तो जो सवाल हमें दिया है इस पे ध्यान देना। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -15 एंड 15, ये कह रहा है आपको नंबर लाइन आती है, ठीक है, आती है, एकदम आती है, ठीक है, 0 सेंटर में होता है, इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यहां पे हम गए हैं 15 तक पॉजिटिव साइड, और इधर हम गए हैं -15 तक। इनके बीच में आ रहे सारे इंटीजर्स अगर मैं देखूं तो वो आएंगे आपके -14, यहां से उल्टी काउंटिंग चलेगी तो ये आएगा -14, -13, ठीक है, -12, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, और फिर शून्य भी इसके बीच में ही लाए करेगा, ठीक है, 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे वो इंटीजर हैं जो लाए करते हैं -15 से लेके 15 के बीच में। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला है ये इसमें से कौन से इंटीजर्स हैं जो 2 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है। तो चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं, हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं और उन नंबर्स पे गोला घुमाते जाते हैं। तो पहले पॉजिटिव साइड देख लें, देखो 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, ठीक है, तो विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, जो 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी हो। तो देखो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, ठीक है, 6 भी डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 8 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, 3 से 9 डिविजिबल है, ठीक है, 10 2 से डिविजिबल है, 12 2 से डिविजिबल है, 14 2 से डिविजिबल है, क्लियर। इधर देख लेते हैं तो -2 डिविजिबल है, -3 डिविजिबल है, -4 डिविजिबल है, -6 डिविजिबल है, -8 -9, ठीक है, -10 और -12 -14। ये सारे जो मैंने ब्लू सर्कल्स घुमाए हैं
ये सारे वो इंटीजर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपको आना चाहिए। इंटीजर्स किनको कहते हैं, कौन से नंबर्स किससे डिविजिबल है, ये सब चीजें आपको नोन होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। वो कह रहा है सारे इंटीजर बताइए जो कि -5 से 5 के बीच में लाई करते हैं। तो वो सारे इंटीजर बोलना चालू करिए यहां से। तो आएगा पहला -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। खत्म बात। इतने ही इंटीजर्स हैं जो कि -5 और 5 के बीच में लाई करते हैं। आगे कंडीशन दी है, विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। ठीक है, या तो 2 से हो या 3 से हो। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने एक गलती की है, वो हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एंड वर्ड दिया था, एंड। ठीक है, और यहां पे एक वर्ड दिया है और, तो और का मतलब है या। ठीक है, या तो इससे डिविजिबल हो 2 से या 3 से। तो देखो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, या 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 2 और 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब एंड का मतलब है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में आते हैं। देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में जा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया, बस इतने इंटीजर हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। यहां पे आते हैं दोबारा, यहां पे वर्ड यूज किया था एंड। एंड वर्ड का मतलब है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर जो कि 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं, तो वहां पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 काम करता है। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक है, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं वो 6 से डिविजिबल होंगे। तो अब यहां पे आपसे बोला था -15 और 15 के बीच में, तो मैं लिख लेता हूं -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, ठीक है, और फिर -2, -1, खत्म। और एक है आपका यहाँ पर 14, तो 15 से इधर अगर मैं चलता हूँ उल्टी काउंटिंग, तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर है, ये सारे नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है, तो देखो -6 है, पॉजिटिव 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद 12, 6 2 टाइम्स 12 आता है, तो ये -12 एंड +12, ठीक है। ये वो इंटीजर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 9 3 से बट 2 से नहीं है, 8 2 से बट 9 से नहीं है। ऐसे ही और कुछ नहीं दिखेगा आपको। 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18, तो सिर्फ 4 ही इंटीजर निकल के आ रहे हैं, -6 एंड 6, -12 एंड 12। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि अगर सेंटर पॉइंट 0 से किसी एक साइड तक हम 16 जा रहे हैं, मतलब सॉरी -6 जा रहे हैं, तो दूसरे साइड पे भी पॉजिटिव दूरी उतनी ही होगी, +6। तो ये 4 इंटीजर हैं जो कि 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हैं, ठीक है, दोनों वाले डिविजिबल चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अटेम्प्ट करना था। वर्ड्स पे ध्यान देना, एक जगह पे और लिखा था, एक जगह पे एंड लिखा था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं ले सकता हूं। क्लियर है, यहां पे ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको देखिएगा। 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, किसका रिजल्ट निकालना है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकालना है। किसका सब्ट्रैक्शन, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30, सारे वो इंटीजर्स जो 20 से 30 के बीच में लाई करते हैं, अगर उन सारे इंटीजर्स का मैं सम कर दूं, ठीक है, फ्रॉम दी सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30, ठीक है। यहां पे देखिएगा सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30, 20 से लेके 30 तक
अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज्यादा मार्क्स में मिल सकता है। ट्विस्ट कहां पर है, ज्यादातर बच्चे यहां घूम जाते हैं। ठीक है, यहां पे शब्द यूज किया है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 20 एंड 30, और यहां पे शब्द यूज किया है फ्रॉम 20 टू 30। दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक जगह उन्होंने बोला है 20 से 30 के बीच में आने वाले इंटीजर्स बिटवीन, तो 20 से 30 के बीच में आने वाले इंटीजर मैं यहां रेड पेन से लिख देता हूं। ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये वो इंटीजर हैं जो 20 और 30 के बीच में लाए करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 20 टू 30 का मतलब है, रेड पेन से लिखूंगा मैं, फ्रॉम 20 टू 30 का मतलब है 20 भी है, 20 के बीच में सारे, और 30 भी है, ये सब का सम। ठीक है, यहां पे जो बीच में है उनका सम, जो बीच में है उनका सम कितना है, चलो देखना। तो सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, चलिए थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लियर करके लिखता हूं। सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। ठीक है, 20 एंड 30 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उनका सम, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29। ठीक है, ऐड कर दें, देखना 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, कितने 20s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इनका सम 20s को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आएगा 180। ठीक है, ये सम आया 180। फिर उसके बाद यूनिट प्लेस पे जो है उनको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 21, 28, 28 प्लस 2 इज 30, और 36, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 5 इज 45। इसका सम टोटल आएगा हमारा 225। तो यहां पर हमने इन सब का सम टोटल किया जो कि 225 आया, हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, सम टोटल आया 225। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 20 टू 30। तो इसमें 225 तो आपका है, इसमें आप ऐड कर दीजिए 20 और 30 को भी। ठीक है, तो ये सम टोटल हमारा आ जाएगा 225 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 275। क्लियर है, इन सब का सम टोटल 225 आया। एक बार और ऐड करके देखना है तो वो भी कर लेते हैं। देखना 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 5 is 20, 21, 28, 28 plus 2 is 30, 36, 36 plus 4 is 40। ठीक है, 40 plus 9 is 45। फिर उसके बाद 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, और 80 के बाद 20, 100, यहाँ तक 100 हो गया, तो 100, फिर उसके बाद 120, 140, 160 और 180। ठीक है, तो 180 का ये सम टोटल, तो ये आएगा 5, 8 है, 9, 10, 11, 12, 12 का 2, कैरी 1, 225, एकदम सही। अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ दिस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फाइंड द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो इसका 225 फ्रॉम किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे इन्होंने बोला है सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30
का जो वैल्यू आया उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30। तो ये जो फ्रॉम के बाद का स्टेटमेंट लिखा है ना, ये पहले आ जाएगा। तो ये पहले आ गया, इसमें से माइनस करिए। किसको माइनस करिए? सम ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन 20 and 30। क्लियर है? 20 और 30 के बीच के जो इंटीजर्स है उनका सम। तो ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30 275 माइनस 225, और ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 50। ये हमारा रिजल्ट है। तो इन्होंने बोला था फाइंड द रिजल्ट, रिजल्ट इज 50। कैसे किया सर? क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में अगर आता है? तो आपको कुछ नहीं, आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद जो कंडीशन गिवन है वो हम लिखेंगे। हमने कंडीशन ही लिखी है, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 20 and 30, ये सम आ गया 225। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 20 to 30, ये सम आ गया 275। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, वो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें दी है, according to the given condition, sum of integers from 20 to 30 minus sum of integers in between 20 and 30। ठीक है, और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 275 माइनस 225 विच इज इक्वल्स टू 50। क्लियर? खत्म। बस क्वेश्चन नंबर 9 यहीं तक था। बोर्ड कर लेते हैं हम क्लियर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। Add the product of -13 and -17 to the quotient of -187 and 11। क्या बोल दिया इसने? इसने बोला ऐड करिए। किसको ऐड करिए? द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गिवन क्या दिया है? तो उन्होंने गिवन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ, ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ -13 नेगेटिव इंटीजर एंड -17 अगेन नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -13 मल्टीप्लाइड विथ -17। क्लियर है? और माइनस इंटू माइनस आंसर आएगा पॉजिटिव में। 13 और 17 का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 7 इंटू 3 इज 21, 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 2 तो 9, 91 क्रॉस 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 1 इज 1, और यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 12, 2 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 2 1, ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? क्वोशंट ऑफ -187 एंड 11। तो यहाँ पे देखना, क्वोशंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वोशंट वर्ड कब आता है? जब आप डिवीजन करते हैं। किस चीज से किसको डिवाइड करते हैं? तो आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को, मतलब पीछे वाली वैल्यू से आगे वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर हमें कुल मिला के क्वोशंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो -187 को हमें डिवाइड करना है 11 से। सर इसको कैसे डिवाइड करें? तो 2 मिनट के लिए नेगेटिव साइन भूल जाइए। 11 1 टाइम्स होता है 11, 8 में से 1 गए 7 और 7, 11 7 टाइम्स होता है 77, तो रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 17 आंसर आएगा, बट नेगेटिव में आएगा। तो क्वोशंट ऑफ -187 एंड 11 इज -17। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वोशंट आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है? ऐड कर दो। तो कंडीशन क्या दी है? कंडीशन मुझे दी है ऐड +221 एंड -17, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करके लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी आएगी +221 प्लस -17।
एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को ऐड करके लिखना था, हमने ऐड करके लिख दिया। अब एडिशन कैसे करेंगे इसको देखना, तो 2 to 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और यहाँ पे आएगा 17। 2 to 1 में से 17 गए, तो 2 to 1 में से 17 गए, इसका मतलब 11 में से 7 गए, तो 11 में से 7 गए, यूनिट प्लेस पे बचा 4, ठीक है, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 204 पॉजिटिव में मेरा आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एकदम देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ये टीचर के बहुत मनपसंद होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th को यहाँ कर देते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है इसको देखना। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -180। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 180 है, ठीक है, दो इंटीजर्स का। इफ वन ऑफ देम इज 12 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो गिवन में क्या बोला है, तो गिवन में इन्होंने मुझे बोला है इफ वन इंटीजर इज 12, तो मैं बोलूंगा लेट द अदर इंटीजर बी x। सेम सब कुछ वैसा ही है जैसे आप सम के समय कर रहे थे, तो लेट द अदर इंटीजर बी x। कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहां पे प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो वो है आपका -180। दैट मीन्स देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं जब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारा आंसर -180 आना चाहिए। यही है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखना x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू x के साथ 12 लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, ये 12 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -180 अपॉन 12। अब -180 को 12 से, मतलब 12 से आप -180 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 9 टाइम्स 18 और 0, अगेन 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, 3 से काट दीजिए, 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15, नेगेटिव साइन था, x की वैल्यू आएगी -15। क्या आई है x की वैल्यू -15, 15। क्लियर है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जब मैं -15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर -180 आएगा। क्लियर, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11th भी हमारा यहाँ सॉल्व हो गया है, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। अ नंबर चेंजेस फ्रॉम -20 to 30, व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। ये कह रहा है कोई नंबर है जो कि चेंज हो रहा है -20 से 30, ठीक है, व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। आप बताइए, कोई नंबर है और वो चेंज हुआ है, वो पहले -20 था, अब वो 30 बन गया है, तो कोई चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, तो कोई चीज नेगेटिव थी, नंबर लाइन देखिएगा, कोई चीज नेगेटिव में थी और वो पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब हमारा मूवमेंट इस साइड हुआ है, और हमारा मूवमेंट अगर इस साइड हुआ है तो इसका मतलब नंबर इंक्रीज हुआ है। जब भी मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का साइड है, तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर, तो ये क्लियर हो गया है कि नंबर एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ वो देखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या कहा था कि द नंबर इज -20, it changes and the value becomes 30. Therefore negative integer
नेगेटिव इंटीजर चेंजिंग टू पॉजिटिव इंटीजर shows that number increases. कितना इंक्रीज हुआ, मेन सवाल ये है। तो देयरफॉर बड़ा नंबर क्या है, 30 है। 30 में से हम माइनस कर देंगे किसको, -20 को, क्योंकि ये नेगेटिव था, ठीक है, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ये बढ़ा हुआ नंबर है। तो बढ़ के कितना हो गया, मान लो मेरे पास 2 है, 2 बढ़ के 5 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो मैं 5 में से -2 करूंगा तो बीच का डिफरेंस आएगा। तो बड़े नंबर में से जब मैं माइनस करूंगा लास्ट नंबर को, जहां से उसने शुरुआत की इनिशियल से, ठीक है, तो यहां पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी 30 माइनस -20। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 30 + 20, और यहां पे इंक्रीज हुआ है 50 का। ये हमारा जवाब है, ठीक है। कितने का इंक्रीज हुआ, तो 50 का इंक्रीज हुआ। ये आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे मान लीजिए मेरी पोजीशन है अभी -20, तो -20 से 0 पॉजिटिव साइड पे आने के लिए मैंने 20 यूनिट्स का मूवमेंट किया होगा, ये चीज समझ आ रही है। और 0 से 30 जाने के लिए मैंने यहाँ पे तो 20 यूनिट्स का मूवमेंट किया, और 0 से 30 जाने के लिए मैंने 30 यूनिट्स का मूवमेंट किया होगा। दैट मीन्स मैंने 30 का डिस्टेंस और क्रॉस किया। तो -20 से 30 जाने के लिए मैंने टोटल 50 यूनिट्स का मूवमेंट किया। तो यही चीज यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमें समझनी है। क्लियर है, स्टेटमेंट क्वेश्चन था इसलिए स्टेटमेंट वाइज सॉल्व किया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बोर्ड कर देते हैं यहां पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ नंबर चेंजेस फ्रॉम 40 टू -30। कोई नंबर है वो पहले 40 दिख रहा था, ठीक है, कोई नंबर है वो पहले पॉजिटिव साइड में था, ठीक है, अब ये नंबर नेगेटिव साइड में दिख रहा है, मतलब इसने अपनी वैल्यू चेंज करके नेगेटिव दिख रहा है। तो जब भी मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है नंबर, तो नंबर डिक्रीजेस। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर, कितना डिक्रीज हुआ, सवाल वो है कि कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कोई चीज मुझे पहले 40 दिख रही थी, तो द नंबर इज 40, it changes its value to -30, नेगेटिव बन गया। तो कोई नंबर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। तो इफ अ नंबर is moving from positive डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप भी अगर टीचर को लिख के दिखाएंगे ना तो टीचर को चीजें पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है, और फिर आपको मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं, एकदम मिल सकते हैं। तो इफ अ नंबर इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन वी से दैट नंबर डिक्रीजेस, वी से द वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है चीज में। अब कितना डिक्रीज हो रहा है तो ये चीज हमें पता करनी है। तो देखना कोई चीज पहले 40 थी तो 40, ठीक है, और 40 से अभी नंबर लाइन पे पहले अपन समझ लेते हैं। देखो पहले कोई चीज 40 थी तो 0 तक आने में, 40 से इस साइड आने में क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि उसने 40 यूनिट्स का मूवमेंट किया होगा, ठीक है। 40 यूनिट्स के बाद उसने इस साइड जो मूवमेंट किया, ठीक है, -30 तक आने के लिए उसने 30 यूनिट्स का और मूवमेंट किया, इधर 40 यूनिट इधर 30 यूनिट, ठीक है। तो 40 एंड 30 मतलब उसने टोटल 70 यूनिट्स का मूवमेंट किया है। 70 यूनिट्स मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड,
दैट मीन्स -70 हमारा जवाब आएगा। क्या आएगा? -70। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा आएगा 40 माइनस, ठीक है, 40, और इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो -30 तक मैं आया हूं। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 40 + 30, दैट मीन्स 70 यूनिट्स का मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। 70 यूनिट्स मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले जो दिख रहा था, ठीक है, यहाँ ऐसा बोलो कि सर आपने वहां तो जो पहले दिख रहा था आपका कितना 40, तो ये दिख रहा था +40, और उसमें से आपने किया डिफरेंस पता करने के लिए माइनस, और अब लास्ट में वैल्यू दिख रही है -30। तो इस कारण मैंने बोला है कि यहाँ जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 40 + 30, मतलब 70 यूनिट्स मूवमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में। तो चीज डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है? 70 डिक्रीज हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 13 की भी आ गई। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ठीक है, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ क्या बोल रहा है इसको देखना। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में जो मार्क्स दिए हैं, +2 मार्क्स दिए हैं फॉर करेक्ट आंसर, ये करेंट नहीं है, वर्ड यहाँ पे आना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर करेक्ट आंसर आपको जो मार्क्स दिए गए हैं वो +2 मार्क्स दिए गए हैं, और -0.5 मार्किंग आपको दी गई है रॉन्ग आंसर के लिए। एंड फॉर नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, एंड फॉर नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ना अटेम्प्ट करने के और गलत आंसर देने के, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एंड 0 मार्क्स फॉर नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, आप देखिएगा। देखिए कुल मिला के इस तरह के जो सवाल होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे गिवन डाटा क्या है वो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि +2 मार्क्स मिले हैं फॉर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए ऐसे एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, मतलब +2 में मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं फॉर रॉन्ग आंसर, तो आपने क्योंकि गलत आंसर दिए हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली -0.5 मार्क आपको मिल रहे हैं गलत आंसर के लिए, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसकी कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे 1-2 मिसिंग है, ठीक है। चलिए, लिखिता स्कोर्स 30 मार्क्स। अब लिखिता एक कैरेक्टर का नाम है, एक ऐसे स्टूडेंट का नाम है जिसको 30 मार्क्स मिले इन ऑल। शी गॉट 20 करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं सबसे पहले, ठीक है, तो ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर उसने कितने दिए, तो करेक्ट आंसर गिवन बाय बच्ची का नाम क्या था? लिखिता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिखिता, ठीक है। इसने करेक्ट 20 अटेम्प्ट किए, तो 20 करेक्ट आंसर्स के लिए इसको +2 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलना चाहिए। देयरफॉर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 20 मल्टीप्लाइड विथ +2, और ये वैल्यू इसको मिल रहे हैं 40 मार्क्स। तो अगर उसने 20 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं तो उसको 40 मार्क मिलने चाहिए थे, बट उसको मिले कितने हैं? 30 मार्क्स मिले। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ गलती भी की होगी, ठीक है। हाउ मैनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो मैं यहां बोल देता हूं लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चंस या लेट द इनकरेक्ट आंसर्स बी x। हम बोलते हैं उसने गलत x नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अब गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 0.5 मार्क्स मिलेंगे, -0.5। इसका मतलब द मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो हमारे होंगे -0.5 मल्टीप्लाइड विथ x। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर हमें मतलब उस बच्ची को जो मार्क्स मिले होंगे वो -0.5 x मार्क्स मिले होंगे,
चलिए, तो 40 मार्क उसको सही के लिए मिले और गलत के लिए उसको -0.5 एक्स क्या है जो उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो उसके टोटल मार्क्स हैं 30, टोटल मार्क्स आर 30। और ये 30 कैसे बने होंगे, 30 मार्क्स कैसे आए होंगे, जब हमारे करेक्ट, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं करेक्ट मार्क्स मतलब मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर्स 40 को जब ऐड किया होगा किसके साथ, -0.5 एक्स के साथ जब ऐड किया होगा, गलत नंबर ऑफ मार्किंग प्लस सही नंबर ऑफ मार्किंग दोनों को ऐड किया होगा तो सम टोटल 30 बना होगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, तो कुल मिला के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 40 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 40 माइनस 0.5 एक्स विच इज इक्वल्स टू 30। देखिएगा, ये -0.5x अगर इधर जाएगा और ये 30 इधर आएगा तो 40 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 0.5x। ऐसे मैं लिख सकता हूं, नेगेटिव ये जो था इसको मैं उस साइड ले गया, 30 जो है वो इस साइड आ गया, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 विच इज इक्वल्स टू 0.5x। x के साथ 0.5 का रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे, ये 0.5 10 के नीचे लिख देंगे, 10 के नीचे हम 0.5 लिख देंगे और इधर हो जाएगा x। अब डेसिमल रिमूव करना आता है, तो जैसे ही मैं यहां से डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहां पे ये 0.5 जो है ये 5 बन जाएगा और ऊपर का जो 10 है उसके साथ एक 10 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 से जब 10 कटेगा तो ये 2 टाइम्स कटेगा और 2 इंटू 10 मतलब 20 होता है, तो 20 वैल्यू आ रही है x की। मतलब उसने गलत क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, सही तो उसने 20 अटेम्प्ट किए जिसके उसको पॉजिटिव 40 मार्क्स मिले, लेकिन 20 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट कर लिए, 20 क्वेश्चन के उसको नेगेटिव मार्किंग मिली। तो पॉजिटिव मार्किंग 40 मार्क्स और माइनस जब इस मार्किंग को हम करेंगे, ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा 30 आएगा। तो यही हमसे पूछा था, हाउ मैनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, ठीक है, तो वही हमने x माना था। लेट द इनकरेक्ट आंसर्स बी x और x की वैल्यू आई है 20। इसका मतलब उसने 20 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। चलिए इस कर देते हैं, इसको बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 14 में एक बी पार्ट भी दिया है, इस बी पार्ट को देखना। एक करेक्टर का और नाम दिया, मतलब एक स्टूडेंट का और नाम दिया है जिसका नाम है सारा। तो सारा स्कोर्स -4 मार्क्स इफ शी गॉट 3 करेक्ट आंसर्स। तो सारा के जो टोटल मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है, वो नेगेटिव में आए हैं, तो ये आए हैं -4। चलिए, ये इसके टोटल मार्क्स हैं। उसने कितने सही आंसर दिए थे, सही आंसर, तो करेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड, करेक्ट आंसर्स अटेम्प्टेड, तो उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए थे 3, ठीक है। तो देयरफॉर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, सही आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर उसको मिलने चाहिए थे 2 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन के 2 मार्क्स के हिसाब से उसको 6 मार्क्स आने चाहिए थे, बट उसको आए कितने हैं, उसको आए हैं नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब उसने मैक्सिमम क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिए। हाउ मैनी वेयर इनकरेक्ट, तो हम बोलेंगे लेट द इनकरेक्ट आंसर्स बी x। अगर इनकरेक्ट x है तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने मिलेंगे, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 0.5 इंटू एक्स, और वो भी -0.5। ये नेगेटिव साइन मत भूलना, कई लोग यहीं पे गलती करके आने वाले हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना। अब देखिएगा,
उसके टोटल मार्किंग मतलब उसको इस हिसाब से कितना मिलना चाहिए था। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 6 मार्क्स में जब ऐड होंगे उसके इनकरेक्ट मार्किंग, तो इनकरेक्ट मार्किंग है -0.5x, तो उसके टोटल मार्क्स आए होंगे -4, -4 मार्किंग आई है। ये टोटल मार्क्स उसको कब मिले होंगे, जब उसकी टीचर ने करेक्ट आंसर्स के मार्किंग को ऐड किया होगा इनकरेक्ट आंसर की मार्किंग के साथ। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6 - 0.5x विच इज इक्वल्स टू 4। ये 4 इधर आएगा, -0.5x इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 4 0.5x। क्लियर है। और 6 में से 4 गए तो ये बचा 2, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू x। 0.5 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये 0.5 इसके नीचे आ जाएगा। डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल रिमूव करने पे ये बचेगा 5, ऊपर आ जाएगा 10। इस 5 से ये 10 काटो तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू कुल मिला के 4 आ रही है। कितनी आ रही है? 4 मार्क्स। ठीक है, मतलब उसने 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए, सही उसने 3 अटेम्प्ट किए, गलत उसने 4 अटेम्प्ट कर लिए। ये चीज समझ आ रही है। तो 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने के कारण उसको 0.5 मार्क्स यहाँ पे 4 गलत के मिले, तो नेगेटिव मार्किंग मिली 6 मार्क्स में से। वो नेगेटिव मार्किंग जब आप माइनस करेंगे तो -4 आंसर आएगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 15th क्वेश्चन कह रहा है राइट 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a - b इज इक्वल्स टू -5। दो कोई ऐसे इंटीजर बताइए जिनको माइनस करने पे आंसर -5 आए। तो यहां पे देखो, अगर मैं a को 1 मान लेता हूं तो यहां पे मैं बोल देता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 1, कुछ भी मान लो। अगर a 1 है तो यहाँ पे a - b इक्वेशन दी थी, a - b इज इक्वल्स टू -5। इसका मतलब a अगर 1 है तो 1 डाल दो, 1 - b इज इक्वल्स टू -5। आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये -b इधर जाएगा तो 1, और ये -5 इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 इधर आया, ये -b उधर गया, तो ये हो गया +b, और +b की जो वैल्यू आएगी तो b की वैल्यू फाइनली ये हमारी आ रही है 6। इसका मतलब हमसे क्या कहा था? राइट 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, तो देयरफॉर 1 and 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर -5 मिलेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, b की वैल्यू 6 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इन दो पॉजिटिव वैल्यूज को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो 1 - 6 विल गिव यू -5। चलिए, एक तो ऐसे हमने पता कर लिया। अब मैं बोलता हूं लेट b इज इक्वल्स टू 10। मैं b की वैल्यू क्या ले रहा हूं? मैं b की वैल्यू 10 ले रहा हूं। 10 ले लिया, कोई भी अनलिमिटेड बना सकते हो। ठीक है, b की वैल्यू अगर 10 है तो इसका मतलब a - 10 इज इक्वल्स टू -5। ये -10 इधर जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी -5 + 10, और -5 + 10 का मतलब है वैल्यू +5 आएगी। इसका मतलब if b is equals to 10 then a is equals to 5। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां सब्सटीट्यूट करता हूं तो देखना 5 - 10 विल गिव यू -5। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव चाहें तो नेगेटिव भी लेके दिखा सकते हैं। चलो एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। मैं यहां बोलता हूं लेट a इज इक्वल्स टू -8। मैंने एक इंटीजर लिया, उन्होंने इंटीजर बोले थे ना, तो पॉजिटिव हो गए थे, अब नेगेटिव लेके दिखा रहा हूं। अगर a -8 है तो यहाँ पे आ जाएगा -8 - b इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब ये -b उधर जाएगा, ये -5 इधर आएगा, तो -8 + 5 हो जाएगा, और -b उधर जाके +b हो जाएगा। 8 में से 5 गए तो 6 7 8 मतलब 3, -3 जो है ये b की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या समझ आया कि एक पेयर जो है अगर a की वैल्यू -8 है तो इस केस में b की वैल्यू -3 होगी।
ये भी इंटीजर का पेयर बन सकता है, ये भी इंटीजर का पेयर बन सकता है, और यहाँ पे भी ये भी दो इंटीजर के पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे और बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपके वेट करूंगा कमेंट बॉक्स का। 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए काम के हैं, तो लास्ट तक वॉच करिएगा। और 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनविता डिपॉजिट ₹5,000 इन हर बैंक अकाउंट। मनविता ने डिपॉजिट किए हैं कहां पे, अपने खाते में, कितना पैसा, 5,000 रुपए। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, शी विड्रॉज ₹3748 फ्रॉम इट। तो यहां पे वो कह रहा है अकाउंट, यहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए था, ये आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 2 days शी विड्रॉज ₹3748 फ्रॉम इट। If the amount deposited is a positive integer, how will you represent the amount withdrawn and also find the balance amount in the account? वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में पहला सवाल ये है कि अगर डालने वाले पैसे को मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा तो निकालने वाले पैसे को मैं क्या बोलूंगा, तो निकालने वाला पैसा यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर है ये चीज? तो देखना सॉल्यूशन में क्या बोला है, if deposited amount is denoted by positive sign, then withdrawn amount, withdrawn का मतलब होता है निकालना, then withdrawn amount is denoted by नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो नेगेटिव के साथ निकालना मतलब नेगेटिव, डालना मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे यही बोला था कि इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज पॉजिटिव इंटीजर तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट विड्रॉन, तो वो होगा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यहां पे साइन नहीं, वर्ड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो डालने वाला अमाउंट पॉजिटिव है, निकालने वाला अमाउंट नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, तो गिवन देखिएगा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ये बोल रहा है 5,000 अमाउंट डिपॉजिटेड, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू ₹5,000। डिपॉजिट वाला अमाउंट पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, और जो अमाउंट निकाला है, ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉन, ये वाला अमाउंट नेगेटिव है, माइनस कितना निकाला, तो -3748 निकाला। क्लियर है? यहां पे मैं साइन रुपीस हटा के इसमें पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, तो ये पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, देखिएगा अमाउंट डिपॉजिटेड इज ₹5,000 एंड अमाउंट विड्रॉन इज -3748। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अमाउंट रिमेनिंग क्या है, देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना है, तो रिमेनिंग अमाउंट हम निकालेंगे कैसे, जो पैसा हमने डाला था उसमें से हम माइनस कर देंगे 3748 को, तो यहां से हमें रिमेनिंग अमाउंट हमारे खाते में क्या बचा वो निकल के आ जाएगा। तो यहां पे देखना 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए तो ये बचा 5, ठीक है, 9 में से 7 गए बचा 2, और यहाँ 4, तो 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे बचा आपका 5, 4 में से 3 गए मतलब 1, तो यहाँ पे ये आएगा 1। तो अकाउंट में कितना अमाउंट बचा, 1252 रुपीज, 1,252 रुपए अभी आपके बचे हुए हैं। तो यही हमसे पूछा था, हाउ विल यू प्रेजेंट द अमाउंट विड्रॉन, वो हमने बता दिया। ऑल्सो फाइंड द बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट 1,252 है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 इन अ गेम मिशाला स्कोर्ड 20 -40 10 एंड मीरा स्कोर्ड 40 10 एंड 20। तो एक गेम हुआ, उस गेम के अंदर,
ठीक है। मिशाला एक बेसिकली प्लेयर का नाम है। मिशाला ने जो स्कोरिंग की है वो 20 -40 एंड 10 स्कोरिंग की है। और एक और प्लेयर है जिसका नाम मीरा है। मीरा का स्कोर आपको दिया है 40 10 एंड 20। पहले राउंड में इसके 40 मार्क्स आए हैं, दूसरे राउंड में इसके 10 मार्क्स आए हैं और थर्ड राउंड में इसके 20 मार्क्स आए हैं। ठीक है। हु स्कोर्ड मोर एंड कैन वी एड स्कोर्स इन एनी ऑर्डर। ये पूछना चाह रहा है कि अगर मिशेला का स्कोर आपको दिया और मीरा का स्कोर आपको दिया है तो क्या हम दोनों का टोटल स्कोर निकाल सकते हैं। क्या बना, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम लिखेंगे गिवन। तो यहां पे स्कोर्ड मिशाला स्कोर्ड 20, -40, 10। ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम हमें दिया है मीरा का, तो मीरा स्कोर्ड 40, 10, 20। ये स्कोरिंग इन लोगों ने की है। ठीक है। तो टोटल स्कोर ऑफ मिशाला, हम टोटल कैसे निकालेंगे, इन सारे इंटीजर्स को ऐड कर दीजिए। तो 20 इज एडेड विथ -40 विच इज एडेड विथ +10 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 20 -40 +10 और ये आ जाएगी 30 -40, दैट मीन्स -10। तो टोटल स्कोर बाय मिशाला इज -10। टोटल स्कोर बाय मीरा ने टोटल कितना स्कोर किया है, तो 40 + 10 + 20। ये इसके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे। इसमें 2 पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव इंटीजर था, तो यहां पे ये आएगा 50, 60, 70, इसके 70 स्कोर है। अब किसने ज्यादा स्कोर किया, तो हम जवाब दे सकते हैं देयरफॉर मीरा स्कोर्ड मोर, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। देयरफॉर मीरा स्कोर्ड मोर एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपैरिजन करूं किससे, दूसरे प्लेयर से, एज कंपेयर टू मिशाला। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, चीजें कैसे सॉल्व करनी है ये समझ आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में क्या कह रहा है, यहां पर 18th क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिक्रीजेस ₹45 पर डे। ठीक है। कोई स्टॉक है, स्टॉक मार्केट आपको पता है, किसी कोई आइटम पकड़ लो, किसी आइटम का रेट डेली डाउन जा रहा है, डेली नीचे गिर रहा है। ठीक है। डिक्रीजेस ₹45 पर डे फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब है लगातार, 1 2 3 4 5 6, लगातार 4 दिन जो स्टॉक का रेट है वो 45 डेली नीचे आ रहा है। What was the total change in value of the stock over 4-day period? अब आप बताइए स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ होगा। तो हम बोल रहे हैं लेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू ₹X। हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू X रुपीस थी। ठीक है। ईच डे डिक्रीज, हर दिन रेट गिर रहा है, तो ईच डे डिक्रीज कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है ₹45। देयरफॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज डिक्रीज, 4 दिन ऐसा हुआ तो 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज का डिक्रीज कितना आएगा, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज डिक्रीज ये हमारा निकल के आएगा 45 मल्टीप्लाइड विथ 4 और ये वैल्यू है 5 × 4 = 20, 0 2 ऊपर, 4 × 4 = 16, 17, 18, 180 रुपए टोटल रेट गिर गया। गिरना मतलब डिक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव साइन, माइनस का साइन आएगा। ठीक है। तो नीचे आया, तो कोई रेट X रुपीस था, उसमें से 180 रुपए गिर गया, -180, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है,
तो यहां पे हम कहेंगे x माइनस 180 ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिक्रीजेस ₹45 पर डे फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ द स्टॉक? टोटल कितना चेंज आया होगा? तो अभी उसकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, वो x माइनस 180 है। ठीक है, इनिशियल में कितनी थी? x थी। तो डिफरेंस बता दो कितने का डिफरेंस आया होगा। तो देयरफॉर डिफरेंस कितने का आया? तो किसी की वैल्यू पहले x थी, उसमें से अगर मैं बोलूं आज की वैल्यू x माइनस 180 है, तो ये डिक्रीज आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ होगा? तो x माइनस एक्स प्लस 180, इसका मतलब x माइनस एक्स मतलब 0, 180 का डिक्रीज आया होगा। डिफरेंस जो है वो 180 का है। ठीक है, और कितना प्रेजेंट वैल्यू होगा स्टॉक का? वो होगा x माइनस 180। तो इस तरीके से आपको कुल मिला के यहीं पे आंसर देना चाहिए था वैसे, लेकिन मैंने आपको बताया पूछा क्या था, उन्होंने डिफरेंस पूछा था। इनिशियल की वैल्यू 4 दिन के बाद रेगुलर गिर रही है, तो 4 दिन के बाद जो वैल्यू आई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो वो डिफरेंस है कि डेली जितना अमाउंट गिर रहा है उसको कितने दिन तक गिरा, मल्टीप्लाई कर दो, ये 180 रुपए का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? तो द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिक्रीजेस फॉर ₹45। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, चलिए बोर्ड कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है? A group of hikers is descending the mountain at the rate of 600 feet per hour. What is the change in elevation of hiker after 6 hours? ये कह रहा है कुछ हाइकर्स का ग्रुप है। हाइकर्स मतलब जो लोग पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन्स जो चढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ हाइकर्स इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब वो नीचे आ रहे हैं। डिसेंडिंग द माउंटेन मतलब वो ऑलरेडी माउंटेन के ऊपर थे। ठीक है, और ये माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ डिसेंड हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं अपने घर को। तो द ग्रुप ऑफ हाइकर्स इज डिसेंडिंग द माउंटेन एट द रेट ऑफ 600 फीट पर आवर। हर घंटे में वो 600 फीट उतर जाते हैं। ठीक है, हर घंटे में वो 600 फीट उतर जाते हैं। तो 6 घंटे के बाद वो कितना डिस्टेंस क्रॉस कर चुके होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखना यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, हमें बोला है कि यहां पर 6 आवर्स के बाद का निकालना है। तो ग्रुप ऑफ हाइकर्स इज डिसेंडिंग द माउंटेन। ठीक है, यही स्टेटमेंट हम यहां लिख देते हैं। तो ग्रुप ऑफ हाइकर्स डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहे हैं, तो डिसेंडिंग द माउंटेन। ठीक है, 600 फीट in 1 hour. Therefore, to find in 4 hours, कितने 4 hours या 6 hours? After 6 hours. तो to find how much they descend, वो कितने नीचे आ जाएंगे 6 घंटे के अंदर, इन 6 आवर्स। ठीक है, देखिएगा यूनिटरी मेथड का बेसिकली यहां यूज होगा। 6th क्लास में आपने ये पढ़ा है, हर एक घंटे में 600 फीट नीचे आ रहे हैं। तो इन एवरी 1 आवर अगर वो 600 फीट नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब 6 घंटे में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 600 इंटू 6 कर दीजिए, इतना फीट वो नीचे आ जाएंगे। तो हम बोल देंगे ये 3600 फीट के एलिवेशन पे होंगे। ठीक है, 600 फीट नीचे आ चुके होंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द चेंज। चेंज क्या आया? तो चेंज ये आया कि जहां पे वो हर फीट 600 फीट उतर रहे थे, 6 घंटे के बाद अगर वो 3600 फीट पे आ जाते हैं, तो यहां पे टोटल जो उन्होंने 3600 नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ डिसेंड किया है। तो व्हाट इज द चेंज इन एलिवेशन? तो चेंज इन एलिवेशन इज 3600 फीट।
यही आंसर है, ठीक है, ऑफ द हाइकर आफ्टर 6 आवर्स। तो 6 घंटे के बाद जो उनका एलिवेशन होगा, चेंज होगा, वो 3600 फीट का चेंज होना चाहिए। क्लियर है? तो जो डिफरेंस आएगा, जो डिस्टेंस वो जहां से भी स्टार्ट करेंगे 6 घंटे के बाद उसी हाइट से नीचे वो 3600 फीट होंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है अच्छा सवाल है, वो इस तरह का है, छोटे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट -502 फ्रॉम द सम ऑफ 153 एंड 1 -302। मतलब इसके सम में से, तो सबसे पहले हम सम कर लें, तो सम ऑफ 153 एंड -302, तो ये आ जाएगा हमारा 153 प्लस -302, ये वैल्यू आएगी हमारी 153 -302, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 में से 2 गए 1, 5 में से 0 गया, तो यहाँ पे देखो 302 बड़ी वैल्यू है, गलती हम कर रहे हैं, 302 में से 153 जाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और 12 में से 3 गए, तो 12 में से 3 गए, इसका मतलब 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9 आया, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है, तो 302 में से हमने 153 को कुल मिला के माइनस किया है, तो यहाँ पे 12, तो 12 में से 3 गए, ये बचा आपका 9, ये है 9, 9 में से 5 गए, तो ये बचा 4, ये हो गया होगा 2, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, इसका मतलब 1, तो 149 -149 इनका सम आएगा। तो ये आया सम। अब आगे क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करिए -502 किसमें से, -149 में से, तो सब्ट्रैक्ट -502 फ्रॉम -149, इसका मतलब -149 आगे आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए -502 को, तो वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -149 माइनस इंटू माइनस प्लस 502, ठीक है, और 502 में से 49 गए, तो 502 में से अगर मैं 149 को माइनस कर दूं तो 12 में से 9 गए, तो 10 11 12 मतलब 3 बचा, ठीक है, 9 में से 4 गए मतलब यहाँ 5 बचा, और 4 में से 1 गया मतलब यहाँ पे 3 बचा, तो 353 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आया, 353। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आंसर आया। इन्होंने कैसे क्या क्या स्टेटमेंट बोला था उसी हिसाब से मैं चला। ये आपको बोला था सम ऑफ 153 एंड -302, ये हमने निकाल लिया, तो सम आया था -149। फिर उन्होंने बोला था सब्ट्रैक्ट करिए, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारी वैल्यू आई 353। इस तरह के 3 मार्क्स में सवाल एकदम टीचर पूछ सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने फाइनली इंटीजर चैप्टर क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों वैरायटी 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 4 5 मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इसके पहला वाला पार्ट जो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज था, ये जो है ये बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपने इस वीडियो में देखा। अब ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी कैसे, तो आपको सिंपल गूगल राजा के पास जाना है, गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करिए तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का हेड दिखता है, और इसी के नीचे आप जब देखेंगे क्लास 7th, तो यहाँ पे कई क्लासेस मेंशन है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या आपसे कोई छोटे हैं, तो वो भी किंडरगार्टन से लेके क्लास 1 से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक कि सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस यहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। आप क्लास 7th में, जैसे ही आप क्लास 7th को क्लिक करेंगे तो क्लास 7th पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज, सारे बेस्ट फैकल्टीज आपके सामने, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ठीक है, आपका हिंदी, संस्कृत, आप जैसे जैसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको सब सब्जेक्ट यहाँ पे 100% फ्री कोर्स के साथ अवेलेबल है। आपको वॉच करना है मेरे द्वारा मैथ्स, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या थ्योरी, या मैं बोलूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए। तो जैसे ही मेरी फोटो के नीचे आएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे पेज पे जहां पे एक बुक है, मतलब आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे
आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक 7th क्लास मैथ्स के प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में मिलेंगे। आपको इंटीजर चैप्टर वॉच करना है, इंटीजर पे क्लिक करिए। थ्योरी वॉच करनी है, थ्योरी दिखेगी। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन देखने हैं, वो मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस दोनों वीडियो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। आप जैसे क्लिक करेंगे, जोन सा वीडियो आपको देखना है, आप घर बैठे आराम से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली तो 100% फ्री एजुकेशन का घर पे बैठ के आप फुल आनंद ले सकते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सारी बेस्ट फैकल्टी, सारा बेस्ट कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में यहाँ पे अवेलेबल है। सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो लोग भी अपने घर बैठे बैठे तैयारी कर पाएं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से बढ़ता है। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि 7th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी लग रही है। डेली आपके पास एक नई वीडियो आएगी, पहले आपको मिले इसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए टॉपिक में, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।